हेलो दोस्तों, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कभी न कभी उसकी सैलरी में उसको एरियर दिया जाता है। वो एरियर उसका डीए का एरियर हो सकता है, कई बार वो पे कमीशन का एरियर होता है, कई बार इंस्टीट्यूट प्रमोशन होती है और हमें टाइम बाउंड लगता है, उसका एरियर दिया जाता है। कई बार हमारी प्रमोशन हो जाती है और हमें मॉनिटरी बेनिफिट्स दिए जाते हैं, उसका भी हमको एरियर दिया जाता है। कई बार न्यू अपॉइंटीज़ होते हैं, उनकी वेरिफिकेशन डिले हो जाती है किसी वजह से, तो उनको भी एरियर्स दिए जाते हैं। तो दोस्तों, जब भी हमें एरियर्स दिए जाते हैं तो हमारी करंट फाइनेंशियल ईयर की सैलरी में इंक्लूड हो जाते हैं और उसके ऊपर हमारे डीडीओज बहुत सारा टैक्स हमको लगा देते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम देखेंगे कि हम उस जो टैक्स हमको एरियर्स के ऊपर भी लगता है, हम उनको कैसे कम कर सकते हैं। वो कौन से तरीके होते हैं जिनका यूज़ करके हम अपने सैलरी एरियर्स का टैक्स कम कर सकते हैं और हमें बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सैलरी एरियर्स। तो सबसे पहले समझेंगे सैलरी एरियर किस चीज़ को कहते हैं। तो दोस्तों, जब भी हमें एक फाइनेंशियल ईयर में 12 महीने से ज़्यादा सैलरी दी जाए तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है उसको हम सैलरी एरियर कहते हैं। वो एरियर हमें एडवांस में भी कोई सैलरी मिलती है तो उसको भी हम एरियर मानते हैं, या कोई पिछली पे है हमारी जो हमें इस वाले फाइनेंशियल ईयर में मिलती है हमको, उसको भी हम एरियर मानते हैं। तो कई बार क्या होता है, जैसे दोस्तों हमारी प्रमोशन हो जाती है, प्रमोशन हो गई लेकिन हमको मॉनिटरी बेनिफिट्स 3-4 साल तक नहीं दिए जाते और फिर 3-4 साल के बाद वो पूरा का पूरा हमारा एरियर कैलकुलेशन होके हमको दिया जाता है। जैसे किसी केस में सस्पेंशंस होती हैं, किसी की सैलरी बंद होती है, बहुत सारे ऐसे केस होते हैं कि हमको पिछले कई सालों की सैलरी इकट्ठी एक साल में दी जाती है और उस साल में वो हमारी सैलरी क्या होती है, 12 महीने से ज़्यादा हमको सैलरी मिलती है और उस पूरी सैलरी के ऊपर हमारे डीडीओ उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर देते हैं और बहुत ज़्यादा टैक्स हमको पे करना पड़ता है। तो उस टैक्स से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, एक कॉमन सा एरियर हमें अभी देखने को मिला, जैसे कि अभी हमारा डीए का एरियर हमको मिला, क्योंकि लॉकडाउन में डीए बंद था सारा, और वो सारा का सारा डीए जो बंद था हमको एरियर के रूप में इस वाले फाइनेंशियल ईयर में दे दिया गया था। और कुछ दोस्तों की सैलरी क्या हो गई, उससे इंक्रीज हो गई और उनको टैक्स पे करना पड़ा। हालांकि वो टैक्सेबल इनकम उनकी हम देखें तो अगर हम पिछले साल का भी उनके एरियर जो था उनका वो प्रीवियस ईयर के पर्टेनिंग था, लेकिन फिर भी उनको टैक्स पे करना पड़ा उस एरियर के ऊपर, क्योंकि डीडीओ तो लाइबल होते हैं, जो भी वो एक फाइनेंशियल ईयर में देते हैं वो तो उसी हिसाब से उनका टैक्स लगाते हैं। लेकिन एक जो एम्प्लॉय होता है उसके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, कुछ ऐसे बेनिफिट्स दे रखे हैं सरकार ने कि जो पुराने एरियर्स होते हैं उसके ऊपर टैक्स में उनको छूट दी जाती है। जो टैक्स कैसे उनका कैलकुलेशन होती है उसमें उनको बेनिफिट हो जाता है। तो दोस्तों, जो हमारी सेक्शन 89 है ये डील करती है हमारी रिलीफ इन टैक्स से। तो रिलीफ इन टैक्स किस में, अगर हमारी सैलरी हमारी सैलरी एरियर्स में मिलती है या एडवांस में मिलती है, तो अगर हमारी सैलरी 12 महीने से ज़्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में आ जाती है हमारे, तो सेक्शन 89 के तहत हमको रिलीफ दी जाती है। उसके बाद हमें एक रूल 21A होता है। रूल 21A के तहत हम अपने एरियर्स की कैलकुलेशन करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। दोस्तों, ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है। इसमें क्या हुआ है, एक न्यू ज्वाइनी है, न्यू अपॉइंटी है, जिन्होंने ज्वाइन कर रखा था 1 जनवरी 2021 को, लेकिन किसी कारण की वजह से इनको इनकी सैलरी नहीं मिली। मे बी इनकी कोई वेरिफिकेशन पेंडिंग थी या कोई दूसरी चीज़ पेंडिंग थी। तो इनको क्या हुआ, मार्च में इनकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई और मार्च 2022 में
इनको पूरी की पूरी सैलरी दी गई। तो एट अ टाइम इनको पूरी जो सैलरी बन रही थी इनकी, वो बन रही थी 7,95,000 और इनके डीडीओ ने इस अमाउंट पे ही टैक्स कैलकुलेट करना है और इनको जो टैक्स ओल्ड रिजाइम के हिसाब से पे करना पड़ा वो पे करना पड़ा इनको 63,960 रुपीज़ और न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से इनको टैक्स पे करना पड़ेगा 46,020 रुपीज़। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इनको बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ा है। हालांकि इसमें इनके कुछ जो ऊपर वाले 3 मंथ से ये प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के थे, लेकिन इनको क्योंकि सैलरी पूरी की पूरी सैलरी मार्च 2022 में मिली है, तो इस केस में इनको बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ा। तो अब हम देखते हैं कि रूल 21A क्या कहता है। रूल 21A के तहत हमने क्या करना होता है, जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर होते हैं हमारे, उनकी सैलरी को हमने अलग से कैलकुलेट करना होता है और उसके ऊपर हमको अलग से टैक्स लगाना होता है। तो इस केस में ये पुराने साल था हमारा 2021, उस फाइनेंशियल ईयर के जो 3 मंथ हैं, जनवरी फरवरी मार्च, इनकी सैलरी बनती है पूरे 3 महीनों की 1,59,000 और इसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे तो दोनों रिजाइम्स में ये 0 ही आएगा। उसके बाद हम निकाल लेंगे करंट फाइनेंशियल ईयर में कितना इनको पैसा दिया गया। तो करंट फाइनेंशियल ईयर में इनकी सैलरी बनती है पूरे 12 महीने की 6,36,000 और इसके ऊपर इनको ओल्ड टैक्स रिजाइम से 30,888 रुपये पे करना पड़ा और न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से 27,144 रुपये इनको पे करने पड़े। तो दोस्तों इनको अगर हम रूल 21A के हिसाब से इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो उस हिसाब से इनको देखो बेनिफिट हो रहा है। ओल्ड टैक्स रिजाइम में इनको 33,072 रुपीज़ का बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डीडीओ ने तो इनके पूरे 15 महीनों के ऊपर टैक्स लगा दिया था और यहाँ पे टैक्स बन रहा था 63,960। इसमें से हम 30,888 रुपये माइनस करेंगे तो ये अमाउंट आएगा 33,072 रुपये और न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से 44,020 रुपये में से हम माइनस करेंगे 27,144 रुपये। तो इनको जो बेनिफिट आएगा वो आएगा 18,876 रुपये। तो देखिए दोस्तों, अगर ये न्यू टैक्स रिजाइम फॉलो करेंगे दोनों केसेस में तो इनको जो 18,876 रुपीज़ इनको जो बेनिफिट होगा ये इनको रिफंड में आ जाएगा। डीडीओ तो इनका पूरा टैक्स कैलकुलेट करके इसको गवर्नमेंट ट्रेजरी में सबमिट कर देंगे, डिपॉजिट कर देंगे इस वेल टैक्स अमाउंट को, लेकिन जो एम्प्लॉय होता है उनको बाद में फॉर्म 10E भरना पड़ता है। उस फॉर्म 10E को भरने के बाद इनके जो अकाउंट में है ये 18,876 रुपये वापस से क्रेडिट हो जाएंगे। दोस्तों ये दूसरी एग्जांपल है। ये एग्जांपल आपके लेट्स सपोज आपको पे कमीशन लग गया था, लेकिन उसका जो एरियर है वो आपको कुछ सालों के बाद मिला, या आपको टाइम बाउंड ड्यू था आपका लेकिन वो सैंक्शन नहीं हो पाया कुछ साल तक और आपको फिर उसका एरियर दिया गया, या आपकी प्रमोशन हो गई थी लेकिन जो आपको मॉनिटरी बेनिफिट थे वो ड्यू थे आपके लेकिन वो बाद में दिए गए। तो इस एग्जांपल में देखिए 14-15 में इनकी सैलरी थी 5 लाख, 15-16 में इनकी सैलरी थी 5.5 लाख, ऐसे इनकी सैलरी चल रही थी। और 21-22 में क्या हुआ, इनको 22 लाख का एरियर दिया गया। ये 22 लाख का एरियर इनका ड्यू था 14-15 से, लेकिन इनको ये एरियर 21-22 में ही दिया गया और इनकी उस साल की इनकम बन गई, पूरी टैक्सेबल इनकम बन गई 30,50,000 और इसके ऊपर इनको 7.5 लाख के आसपास टैक्स देना पड़ा। और इनका पूरे इन सालों का जो टैक्स इन्होंने पे किया वो पे किया है 10,29,600 और ये टैक्स इन्होंने ओल्ड टैक्स रिजाइम के हिसाब से पे किया है। तो इस केस में अगर हम रूल 21A को फॉलो करें तो हम क्या करेंगे, जो ये इनको 22 लाख का एरियर एक ही साल में दिया गया, हम इसको ब्रेकअप करेंगे, पीछे इस वाले सालों में इसको ले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जो ये 22 लाख था, लेट्स सपोज इसमें मान लेते हैं कि 14-15 में इनका एरियर था 1 लाख, ऐसे ही 15-16 में इनका एरियर था 1.5 लाख। सिमिलरली इनके एरियर्स को हम ऐड कर देंगे और इनकी आगे टोटल टैक्सेबल इनकम निकाल देंगे। जब ये टैक्सेबल इनकम निकल जाएगी उसके ऊपर हम टैक्स
निकालेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 14-15 में इस केस में इन्होंने कोई भी टैक्स पे नहीं किया, लेकिन यहाँ पे इनको 33,800 रुपया 14-15 में टैक्स देना पड़ रहा है। लेकिन आप देखिए इनको जो अगर हम ऐसे टैक्स इनकी कैलकुलेशन करते जाएंगे तो इनकी जो पूरी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है वो बन रही है 9,15,000। मतलब अगर हम एरियर को पीछे ले जाएं, पिछले वाले सालों में ले जाएं, तो ऑब्वियसली उस केस में हमको कम टैक्स पे करना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए हमको टैक्स पे करना पड़ रहा था 10,29,600 रुपया, और यहाँ पे रूल 21A के तहत हमको टैक्स पे करना पड़ रहा है 9,15,200 रुपया, और हमको डायरेक्टली बेनिफिट हो रहा है वो 1,14,400 रुपये का। तो दोस्तों जब भी हमारे डीडीओ हमको एरियर देते हैं और उसके ऊपर वो उनकी तो लाइबिलिटी है पूरा टैक्स कैलकुलेट करने की, तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्म आता है 10E करके, हम उसको फिल करेंगे, और ये जो हमको जो बेनिफिट हो रहा है, जो हमारा एक्सेस टैक्स कैलकुलेट कर दिया होता है, डिडक्ट कर दिया होता है हमारी सैलरी से, हम इसको रिफंड ले सकते हैं। दोस्तों यह है हमारा फॉर्म 10E। ये एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्म होता है। आप ये फॉर्म भरें अगर आपको लगता है कि आपका ज़्यादा टैक्स कैलकुलेट हुआ है एरियर के ऊपर, तो ये फॉर्म भर के आप ITR फाइल कर दें, तो जो भी पैसा आपका एक्स्ट्रा डिडक्ट हुआ है वो आपके जो भी आपका सेविंग अकाउंट नंबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होगा उसमें वो आ जाएगा। इस फॉर्म को भरने के लिए आप किसी भी अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों हमने देखा यहाँ पे सेक्शन 89 के तहत हमको रिलीफ दी जाती है, और रूल 21A के तहत हम इसकी एरियर की कैलकुलेशन करते हैं। इसको हम पिछले सालों में रिलेट कर लेते हैं, और फॉर्म 10E को भर के हम इसका जो हमें अगर हमारा टैक्स एक्स्ट्रा गया है तो हम उसका क्लेम को रिफंड कर सकते हैं। और ये दोस्तों मैंडेटरी होता है फिल करना। अगर हम चाहते हैं कि हमारा क्लेम रिफंड हो तो ये मैंडेटरी फिल करना जरूरी है, ऐसे हमको ये नहीं मिलता। तो दोस्तों अगर आपका कोई ऐसा एरियर आ गया है और आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ा है, तो आप सिंपली फॉर्म 10E भरिएगा किसी भी CA से, तो आपका जो भी पैसा एक्स्ट्रा गया है वो आपको रिफंड हो जाएगा।